हेलो फाइटर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है इनसाइट 2021 मॉड्यूल एक्सक्लूसिवली फॉर प्रीलिम्स। हमने इसमें एक वीडियो में 3 टॉपिक जो हैं ज्योग्राफी के कवर कर लिए थे। अब बढ़ते हैं आगे। तो जो हमारा चौथा टॉपिक है वो है कि आखिरकार हैदराबाद में फ्लड्स क्यों अकर हुए। हैदराबाद ने रिसेंटली क्या किया गया, हैदराबाद को रेनिएस्ट प्लेस इन द कंट्री जो है वो लिस्ट किया गया है किसके द्वारा, स्काई मेट। और ये स्काई मेट जो है एक इंडिपेंडेंट वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी है और इसने ऐसा तब जाके बताया है जब यहाँ पे 72.5 mm रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड करी गई है। कहाँ पे, हैदराबाद में। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये हैवॉक जो है वो कॉज हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एक वेदर है जो बे ऑफ बंगाल में फॉर्म हुआ था उसकी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। उसने क्या किया है, मतलब उस वेदर फिनोमेना की वजह से जो ईस्ट कोस्ट है वहाँ पे हिट हुआ है और मूव होता गया है वेस्ट वर्ल्ड, जिससे हुआ क्या है, जो वे है वो धीमे धीमे, जो पाथ है वो धीमे धीमे वीकन होने लगा वेदर का। नॉर्मली जो साइक्लोन्स होते हैं जब वो अपना लैंडफॉल बनाने में लगे होते हैं तो उस टाइम पे वो क्या होते हैं, अपने स्टेम को खो देते हैं, लूज़ करने लगते हैं। और ये जो एक पर्टिकुलर सिस्टम है जो कि क्लॉक्ड है एक तरह से ईस्ट वेस्ट ट्रैक, जो कि कहाँ तक होके जाता है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका और महाराष्ट्र, वहाँ तक की चीज़ों को डिस्टर्ब करता है। ये जो सारे स्टेट्स हैं ये एक्सपीरियंस करते हैं एक अबव नॉर्मल रेन, वो भी मानसून के सीज़न में। और इसके फलस्वरूप होता क्या है, जो इन रीजन्स की मिट्टी है वो ज़्यादा मॉइस्चर को रिटेन कर लेती है। इसके साथ ही जो वर्टिकल विंड शेयर होता है, अब ये वर्टिकल विंड शेयर क्या है पहले तो हम ये जान लेते हैं। जब डिफरेंस हमारे, मतलब जो हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक लेवल में जब विंड स्पीड में डिफरेंस आ जाता है तो इसी को हम कहते हैं, तो इसी के फलस्वरूप वर्टिकल विंड शेयर जो है वो होता है। तो जो वर्टिकल विंड शेयर है इसी के साथ में इसने हेल्प करी है कि ये इस सिस्टम को मेंटेन रख सके, इसकी इंटेंसिटी को और ज़्यादा मेंटेन करके जितना हो सके उतना डीप डिप्रेशन कर सके या फिर वेल मार्क्ड लो प्रेशर लेके आ सके वो लैंड पे भी। लेकिन क्यों हैदराबाद में फ्लड हुआ, इसका रीज़न क्या है। पहली बात तो हैदराबाद जो है वो कैचमेंट का सिस्टम है, तो रीज़न ये है कि जो वेस्टर्न एज है वो वहाँ पे गोदावरी रिवर बेसिन है और जो ईस्ट है वहाँ पे कृष्णा रिवर बेसिन है। और इसके साथ ही साथ जो हैदराबाद है वो एक डेक्कन रीजन है जहाँ पे ऑलरेडी एक क्योटिक ड्रेनेज पैटर्न बनता है। जो यहाँ पे का पानी है वो किसी एक सिंगल डायरेक्शन में तो बहता नहीं है, इसकी काफ़ी सारी मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हैदराबाद में फ्लड जो है वो आया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइफून का। आपको पता होगा ना कि ये हरिकेन्स, टाइफून्स और साइक्लोन्स, आखिर इन सब में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं। टाइफून, साइक्लोन, हरिकेन और हरिकेन ये सब चीज़ें सेम ही हैं, बस अंतर कहाँ आता है इनके प्लेसेस पे। चलिए देख लेते हैं। ये सभी सेम चीज़ें ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स हैं, लेकिन इनको डिफरेंट रीजन में डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अगर हम नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक की बात करें तो यहाँ पे इनको हरिकेन्स के नाम से जाना जाता है। वहीं अगर हम सेम टाइप का डिस्टर्बेंस लेके जाएं कहाँ पे, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन में, तो इसको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। और साउथ पैसिफिक और इंडियन ओशन में इसको हम साइक्लोन के नाम से जानते हैं। अब ये स्टॉर्म जो है फॉर्म कैसे होते हैं, जब एयर जो है वो बहुत ही तेज़ी से ऊपर जाती है। और ऐसा होता कब है, जब जो सी वाटर है वो वार्म हो जाए, हीट हो जाए, तब क्या होता है, एयर जो है वो बहुत तेज़ी से ऊपर जाने लगती है। दूसरा पॉइंट, अब जैसे ही एयर जो है वो कूल डाउन होती है तो वापस से वो पुश हो जाती है कि वो जो जितने भी ज़्यादा आपकी वार्म एयर है वो उसको ऊपर उठाए और खुद नीचे जाए। मतलब जो वार्म एयर है वो ऊपर जाती है और जो कूल एयर है वो नीचे हो जाती है।
और ये जो साइकिल है ये होती रहती है, जिसकी वजह से कि स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो कॉज हो जाता है। अब सी के ऊपर क्या होता है, एक ट्रॉपिकल स्टॉर्म जो है, जो कि एक विप अप ह्यूज वेव्स के थ्रू होता है, वो भी हो जाता है। अब जो ये सारी वेव्स जो हैं वो लैंड तक पहुंचती हैं, तो ये क्या होता है, इसके फलस्वरूप बहुत ही लार्ज एरिया को ये फ्लड कर सकती हैं, जहाँ पे आपके टाउन्स और सिटीज़ भी इंक्लूड होती हैं। अब लैंड के ऊपर क्या होता है, जो स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं वो बहुत सारा डैमेज जो है वो कॉज कर सकती हैं। ये घरों को एकदम फ्लैट कर सकती हैं, ट्रीज़ को तोड़ सकती हैं, इवन जो कार का सबसे ऊपरी का टिप है उसको भी तोड़ सकती हैं। इतनी ज़्यादा डेंजरस होती हैं, डैमेज ज़्यादा करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है पोलर वर्टेक्स का। पोलर वर्टेक्स क्या है ये भी जानते हैं। जो पोलर वॉर्टेक्स है, ये एक लूजिंग स्टेबिलिटी है, और जो इसके स्प्लिटिंग है वो कॉज करते हैं ड्रामेटिक एक्सट्रीम वेदर इम्प्लिकेशंस पूरे वेस्टर्न नेशन पे, जैसे कि आपका यूएस हो गया और यूरोप हो गया। अब डिस्टर्ब्ड पोलर वर्टेक्स जो 2021 का था, उसी के साथ की अगर हम बात करें, तो जो कोल्डर एयर है वो एक्सपेक्टेड था कि स्पिल आउट हो जाएगी आर्कटिक से, और इसके फलस्वरूप जो रिज़ल्ट होगा वो होगा क्या, एक एक्सट्रीमली हाई हार्श विंटर जो है वो आएगी। अब जान लेते हैं पहले कि पोलर वर्टेक्स होता क्या है एग्जैक्टली। इसको ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि एक आपका रेलिंग कोन है लो प्रेशर का, वो भी कहाँ पे, पोल्स के ऊपर लो प्रेशर का एक घूमता हुआ कोन है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है विंटर मंथ में, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करने लगता है। लेकिन इसके कॉन्ट्रास्ट में जो पोलर रीजन है और जो मिड लैटिट्यूड है, जैसे कि आपका यूरोप और यूएस, यहाँ पे कुछ डेफिनेशन दी है व्हाट इज़ द पोलर वर्टेक्स, इसको भी जान लेते हैं। ये एक परसिस्टेंस लार्ज स्केल अपर लेवल साइक्लोन होता है, नियर कहाँ पे, एक या फिर दोनों अर्थ के पोल पे। ये हमेशा से ही एग्जिस्ट होता है पोल्स पे, लेकिन वीकन हो जाता है समर में और वापस से स्ट्रेंथन हो जाता है विंटर में। काफ़ी टाइम विंटर में काफ़ी टाइम ऐसा हुआ है कि जो एक पीस है वर्टेक्स का वो ब्रेक ऑफ हो गया है और भेजा गया है साउथ वेस्ट की तरफ, जहाँ पे आपके जेट स्ट्रीम जो हैं वो होती हैं, जिसकी वजह से चीज़ें होने लगती हैं। अब पोलर वर्टेक्स क्या नहीं है ये भी जानना ज़रूरी है। ये बहुत ही कोई नई चीज़ नहीं है, ये ऐसी भी कोई चीज़ नहीं है जो कि अर्थ पे एग्जिस्ट एकदम से शुरू हो गई है या पर एटमॉस्फेयर पे एग्जिस्ट होती है, ऐसा भी कुछ नहीं है। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप इसको विजिबली ऑब्जर्व कर सको, जैसे कि आप टॉर्नेडोज़ को कर सकते हैं, फनल क्लाउड्स को कर सकते हैं, थंडर स्टॉर्म को, लाइटनिंग्स को, इसको आप विजिबली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। ये खुद में एक तरह से डेंजरस नहीं है ह्यूमन के लिए, लेकिन कोल्ड है, आर्कटिक एरियाज से एयर से एसोसिएटेड है, तो सरफेस को थोड़ा बहुत हम कर सकती है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब फीचर क्या होते हैं पोलर वर्टेक्स के, हम ये भी देख लेते हैं। ये एटमॉस्फेयर में स्पिन करता है। यूजुअली जब वर्टेक्स स्ट्रॉन्गेस्ट होता है जो कोल्ड एयर होती है वो लेस लाइकली होती है कि वो नदर्न अमेरिका में डीप प्लंज कर सके, ओके, या फिर यूरोप में। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरह की वॉल जो है खड़ी कर देती है, जो कि प्रोटेक्ट करती है मिड लैटिट्यूड को कोल्ड आर्कटिक एयर से। लेकिन ओकेशनली ऐसा होता क्या है, जब पोलर वर्टेक्स जो वो डिस्टर्ब हो जाता है या फिर जब वीकन हो जाता है किसी वेव एनर्जी प्रोपगेटिंग के थ्रू, जब वो लोअर एटमॉस्फेयर से ऊपर जा रहा हो, तब और जब ऐसा होता है तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होती है वो वार्म हो जाती है बहुत ही शार्पली, और इस इवेंट को एक बहुत ही सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग होती है, जो कि कुछ ही दिनों में करीब अर्थ के ऊपर, अर्थ का जो सरफेस है उसके ऊपर हो जाती है, काफ़ी माइल्स तक हो जाती है। जो ये वार्मिंग है वीकन कर देती है पोलर वर्टेक्स को। इसके वजह से होता क्या है, जो उसकी लोकेशन है वो उसको भी शिफ्ट करता है कुछ हद तक पोलर के साउथ में, या फिर कुछ इंस्टेंसेस जैसे कि स्प्लिटिंग हो जाती है जब वॉर्टेक्स की कुछ सिस्टर वॉर्टेक्स में।
अब इफ़ेक्ट क्या है पोलर वॉर्टेक्स के भी देख लेते हैं हम। अगर जो स्प्लिट है वो एटमॉस्फेयर में काफ़ी ऊपर तक जाके हो तो ये दो चीज़ों में हो सकती है, या तो सडन होगी या फिर डिलेट इफ़ेक्ट होगा। अब दोनों में से जो भी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ज़्यादा चीज़ वो इन्वॉल्व होगी जिससे होगा क्या, टेम्परेचर जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर डिक्लाइन होगा मतलब कि एक्सट्रीम विंटर वेदर जो है वो आ जाएगा कहाँ पे, ईस्टर्न यूएस में, वो भी साथ ही साथ नदर्न और वेस्टर्न यूरोप में। एक सडन स्ट्रेटोस्फेरिक वार्मिंग जो है वो भी लीड होगी वार्म आर्कटिक में, ना केवल स्ट्रेटोस्फेयर में बल्कि ट्रोपोस्फेयर में भी। अब जब वार्मर आर्कटिक होगा तो इंटर्न क्या होगा, फेवर करेगा और ज़्यादा सीवियर विंटर वेदर जो है वो हो सके नदर्न हेमिस्फीयर मिड लैटिट्यूड में, जिसमें कि आपका ईस्टर्न यूएस भी इंक्लूड है। अब आते हैं लाइटनिंग की तरफ। लाइटनिंग क्या है, ये एक बहुत ही रैपिड और मैसिव डिस्चार्ज होता है इलेक्ट्रिसिटी का एटमॉस्फेयर में। इनमें से कुछ की डायरेक्शन जो है वो अर्थ के सरफेस की तरफ होती है। ये जो डिस्चार्जेस हैं वो जनरेट होते हैं एक बहुत ही जाइंट मॉइस्चर बियरिंग क्लाउड्स में, जो कि 10 से 12 किलोमीटर तक के लंबे होते हैं। हर एक लाइटिंग स्ट्राइक जो होती है वो एक फिक्स्ड पीरियड के तहत ही होती है और ऑलमोस्ट सिमिलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में सिमिलर पैटर्न को फॉलो करती है। अब आते हैं सादिया अर्थक्वेक की तरफ। साइंटिस्ट ने पहली बार फर्स्ट जियोलॉजिकल एविडेंस पता किया है एक अर्थक्वेक का, हिमेबस्ती विलेज, वो जो कि कहाँ पे है, बॉर्डर ऑफ असम एंड अरुणाचल प्रदेश में, जो कि डॉक्यूमेंटेड है बाय हिस्टोरियंस एज सादिया अर्थक्वेक। जो सादिया अर्थक्वेक है वो रिकॉर्डेड है कि इसने काफ़ी मैसिव डिस्ट्रक्शन किया था इस रीजन में और ऑलमोस्ट हर एक टाउन को डिस्ट्रॉय कर दिया था 1697 सीई में। ये जो फाइंडिंग है ये कंट्रीब्यूट कर सकती है सीस्मिक हज़ार्ड मैप, जो कि हमारा ईस्टर्न हिमालय है उसमें, जिससे कि क्या होगा, जो भी कंस्ट्रक्शन और प्लानिंग है इस रीजन की उसको और अच्छे से फैसिलिटेट किया जा सकता है। तो याद रखिएगा ये जो सादिया अर्थक्वेक है ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे फाइंड किया गया है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब कहा गया है कि नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो ये है कि आखिर कैसे जो माउंट एवरेस्ट है वो 3 फीट लंबा हो गया, फिर हायर हो गया। जो फॉरेन मिनिस्टर हैं नेपाल के और चाइना के, इन्होंने एक जॉइंटली सर्टिफाइड किया है कि जो माउंट एवरेस्ट है वो 8848.86 मीटर अबव हो चुका है सी लेवल से, 86 सेंटीमीटर हायर है, जो कि पहले सिर्फ कितना था 8848 ही था, अभी वो 8848.86 हो गया और 8848 रिकॉग्नाइज़ किया गया था 1954 में। अब हम जान लेते हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में, लेकिन उसको जानने से पहले ये पिक्चर जो है आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्थ अमेरिका में आपको डेनाली, लोगन, ओरिजाबा मिल जाएगा। साउथ अमेरिका में आपको एकोंगुआ, ओजस डेल सालादो और पिसीस मिल जाएगा। अब यूरोप में देखें तो आपको एल्बरूस, डाइकताउ, शखरा मिल जाएगा। एशिया में एवरेस्ट, केटू, कांचनजंगा। अफ्रीका में कीबो, बातियन और मावेंजी। और आपका अंटार्कटिका में आपको विंसन, टायरी और शिन मिल जाएगा। ओशियाना में आपको कास्टेंज और सुमांत्री और मंडाला मिल जाएगा। 777 समिट्स। चलिए अब आते हैं हम अबाउट माउंट एवरेस्ट पे। जो माउंट एवरेस्ट है राइजेस है बॉर्डर ऑफ नेपाल और चाइना के बीच में। एवरेस्ट को हम सागर माथा के नाम से जानते हैं नेपाल में और माउंट कोमोलांगमा के नाम से जानते हैं चाइना में। कब और कैसे जो अर्लियर मेज़रमेंट लिया गया था वो 8848 मीटर था। जो अर्लियर मेज़रमेंट था वो डिटरमाइन किया गया था सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा 1954 में, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके, जैसे कि आपका थियोडोलाइट्स हो गया और चेन्स हो गई, जिसमें आपका जीपीएस जो यूज़ हुआ था, जो कि आज भी यूज़ होता है।
तब जो एलिवेशन था वो 848 सेंटीमीटर्स का जानने में आया था और एक्सेप्ट भी कर लिया गया था सारे रेफरेंसेस के थ्रू जो कि वर्ल्ड वाइड दिए गए थे, लेकिन ये चीज़ चाइना ने तब नहीं मानी थी। अब 1999 में एक यूएस टीम ने वापस से एलिवेशन दिया जो कि है 29,035 फीट, जो कि करीब 8850 मीटर थी। ये टॉपिक कर लेते हैं लास्ट हमारा आज का, फिर नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें कवर करेंगे। तो टॉपिक है अरोरा बोरेलियस और एंड अरोरा ऑस्ट्रालिस। ओके, जो नदन लाइट है जिसको हम अरोरा बोरेलिस के नाम से भी जानते हैं, ये क्या करती है, इसको यूजुअली एक विटनेस होता है काफ़ी दूर, वो भी पोलर रीजन में या फिर हाई लैटिट्यूड रीजन में, कहाँ के, यूरोप के। लेकिन ये चीज़ जो है वो विजिबल हो सकती है कुछ पार्ट्स ऑफ इल्यूजन के तहत, और साथ ही साथ पेनिनसिल्वेनिया जो कि यूएस में है वहाँ भी। आखिर ऐसा होता क्यों है? ये होता है सोलर फ्लेयर की वजह से, जो कि एक एमस्ड फॉर्म है सनस्पॉट का। जो ये फ्लेयर है ये अकम्पनाइज्ड है कोरोनल मास इजेक्शन मतलब CME के साथ, जो एक लार्ज बबल है रेडिएशन का, और जो पार्टिकल्स एमिट होते हैं सन के द्वारा, जो कि बाद में जाके एक्सप्लोड होते हैं स्पेस में बहुत ही हाई स्पीड के द्वारा। ये कॉजेस होता है नदन लाइट्स जो कि विजिबल होती हैं बहुत ही ज़्यादा नंबर के, बहुत ही मतलब काफ़ी ज़्यादा एरिया में विजिबल हो सकती हैं, यूजुअली इतने में नहीं होती हैं, उससे भी ज़्यादा। आखिर अभी अरोरा है क्या? एक अरोरा जो है एक तरह का डिस्प्ले होता है लाइट का स्काई में, जो कि प्रीडोमिनेंटली एक हायर लैटिट्यूड रीजन से ही दिखाई देता है, जैसे कि आपका आर्कटिक या फिर अंटार्कटिका हो गया। इसको हम पोलर लाइट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे दो तरह के होते हैं, अरोरा बोरियलिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ऑफन इन दोनों को नदन लाइट्स या फिर सदर्न लाइट्स के नाम से भी जानते हैं। अब ये अकर कहाँ होती हैं? ये कॉमनली अकर होती हैं हाई नदन या फिर सदर्न लैटिट्यूड में, लेस फ्रीक्वेंटली अकर होती हैं मिड लैटिट्यूड में, या फिर कभी कभी इक्वेटर के आसपास भी हो जाती हैं। कलर्स की अगर हम बात करें तो जो यूजुअली मिल्की ग्रीनिश कलर होता है अरोरा, कभी कभी रेड, ब्लू, वॉयलेट, पिंक, वाइट इन कलर में भी अपीयर हो सकती हैं। ये जो कलर्स की वैरायटी है कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है शेप के साथ साथ। अब आखिरकार साइंस क्या है इन सब अकरेंस के पीछे? ऑरोरास जो हैं वो एक स्पेक्टुलर साइन है जो कि हमारे प्लैनेट से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं सन से। तब सन और हमारे प्लैनेट का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ही कह सकते हो आप। ये जो लाइट्स हैं ये शो करती हैं एक तरह का प्रोवोक्ड होती हैं एनर्जी के द्वारा, जो कि सन से मिलती है, और फ्यूल्ड होती हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैप्ड चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा। जो टिपिकल ऑरोरा है वो कॉज होता है जब आपका कोलिजन होता है एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो कि स्पेस से आ रहा होता है, जब वो कोलाइड करता है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि हमारे अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में होता है, जब ये कोलाइड करते हैं, इनका कोलिजन होता है, तब एक टिपिकल ऑरोरा जो है वो कॉज होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो हमारी अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर से आ रहे हैं और एक ऐसा स्पेस का रीजन जो कि कंट्रोल किया जाता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, ये ट्रांसफ़र करते हैं अपनी एनर्जी को ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एटम्स को और मॉलिक्यूल्स, जो कि बाद में फाइनली एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जैसे जो गैसेस हैं वो अपने नॉर्मल स्टेट में रिटर्न होके आती हैं, ये फोटॉन्स को एमिट करती हैं, एक स्मॉल बर्स्ट होता है एनर्जी का इन दी फॉर्म ऑफ लाइट। जब लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मैग्नेटोस्फेयर से आ रहे होते हैं और बम्बार्ड होते हैं एटमॉस्फेयर में, जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है वो भी एनफ लाइट को जो है वो एमिट कर देती है, जिसे हम आई से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल ऑरोरा डिस्प्ले देखने को मिलता है।
आखिर ये ओरिजिनेट कहाँ होते हैं? ये ओरिजिनेट होते हैं करीब 100 से लेके मतलब मोर देन 100 से लेके 400 किलोमीटर्स तक की लैटिट्यूड तक दिखाई देते हैं। आखिर ये जो ऑरोराज़ हैं वो डिफरेंट कलर्स और शेप में होते क्या है, इसका रीज़न भी हम जान लेते हैं। जो ऑरोराज़ का कलर होता है वो डिपेंड करता है उनकी गैस में, मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और ये साथ साथ एक्साइटेड भी होता है इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा, और कैसे एक्साइटेड है ये भी जानने को पता चलता है। जो कलर है वो साथ ही साथ इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आखिरकार कितनी फास्ट जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव कर रहे हैं और कितनी ज़्यादा एनर्जी जो है वो एक अपने कोलिजन के टाइम पे निकाल रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? जो ऑरोराज़ हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे कम्युनिकेशन लाइंस को, रेडियो लाइंस को और पावर लाइंस को। और ये भी चीज़ नोट करने वाली है यहाँ पे, जो अर्थ की जो सन की एनर्जी होती है, जो कि एक सोलर विंड के फॉर्म में होती है, वो इस होल प्रोसेस के पीछे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो ये हमने कर लिया ख़त्म। अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।